तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप तो सबको पता है क्या होता है, कौन होता है ना। तो जो सोल प्रोप्राइटर है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक आती है इनकम स्टेटमेंट, और एक आती है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमें बनाना होता है। गिवन क्या होता है हमें, इसको बनाने के लिए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसको बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता है एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन होती हैं। हम इनको एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी कह सकते हैं और हम इनको एडजस्टमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये याद है, हम लोगों ने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की, फिर हमने लेजर्स बनाए, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब ट्रायल बैलेंस से हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी हमेशा बनती हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, जबकि बैलेंस शीट दिस इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, प्रिपेयर्ड at a particular point of time, particular date। इसीलिए इसमें हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जबकि बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एज ऑन दिस डेट। समझ में आया? तो इस तरह से ये सारी स्टेटमेंट्स हम बनाना सीखेंगे। वही बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे नॉमिनल नेचर के होते हैं और जितने भी पर्सनल एंड रियल नेचर अकाउंट्स हैं वो हमारे बैलेंस शीट में आते हैं। ठीक है, सारे नॉमिनल नेचर अकाउंट्स हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, जबकि जितने भी पर्सनल एंड रियल नेचर अकाउंट हैं वो सारे हमारे बैलेंस शीट में आते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? अब जब हम यहाँ पर आते हैं एक एक करके हम करना सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो भी फर्म है उस फर्म का नाम, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड है, हमने ये बनाया, ये डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें आइटम फिक्स है। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, उसके बाद आप परचेजेस लिखेंगे। परचेजेस में कैश परचेजेस हैं तो वो लिखी, क्रेडिट परचेजेस हैं तो वो लिखी। दोनों लिख के इसमें से कुछ रिटर्न्स हैं तो वो लेस कर दी और फिर फाइनल अमाउंट यहां लिख दिया। ठीक है, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां लिख दिए।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे सब लाइन से लिखेंगे हम। फिर यहाँ पे सबसे पहली आइटम होती है सेल्स। सेल्स में ये सब अकाउंट है। सबसे पहले सेल्स, सेल्स में अगेन कुछ कैश सेल्स, कुछ क्रेडिट सेल्स और फिर लेस रिटर्न्स और फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट। ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, समझ में आई ये बात। अब बैलेंसिंग फिगर अगर इस तरफ है तो ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरफ है तो बाय ग्रॉस लॉस। कोई एक ही फिगर आएगी, दोनों तो आ ही नहीं सकती, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब बात यह है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हुआ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्री प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से किसी भी एक्सपेंस के आगे अगर लिखा है प्रोडक्शन एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, तो यहां आएगा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है ना। कुछ भी, तो जैसे कि वेजेस, क्योंकि वेजेस किसको देते हैं? लेबर को, वेजेस हो गए। कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, कैरेज या फ्रेट हो गया। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम इसे कैरेज या फ्रेट को इनवर्ड्स ही लेते हैं, इनवर्ड्स। तो वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कैरेज या फ्रेट इनवर्ड्स। अगर सिंपली लिखा है कैरेज तो मतलब वो इनवर्ड्स ही है। आउटवर्ड्स का मतलब वो एक्सपेंस सेल्स के साथ हुआ है, वो हमें यहाँ नहीं लेना। हमें यहाँ एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस लेने हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लेनी। ऑक्ट्रॉय, डॉक चार्जेस। ऑक्ट्रॉय मतलब जब एक सिटी से दूसरी सिटी में आते हैं तो जो बॉर्डर पे टैक्स लगता है, जैसे दिल्ली से राजस्थान जाए, हरियाणा जाए तो बॉर्डर पे टैक्स लगता है, दैट इज ऑक्ट्रॉय। डॉक चार्जेस मतलब जब हम सामान खरीदते हैं तो एक बार उसको इंपोर्ट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसको जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता कस्टम से तब तक हमें वहां पे रखना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं, वो डॉक चार्जेस हो गए, ठीक है ना। फ्यूल, वाटर, पावर, क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि ऑफिस में तो लाइटिंग होती है, पावर जो है वो मशीन्स के लिए चाहिए, अगर फ्यूल एंड वाटर है तो मशीन्स को चलाने के लिए चाहिए, तो ये सब इधर आएगा। तो ये सब वो एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लिमिट है कि यही है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अलावा जितने भी बच जाएंगे वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट में आते हैं। इसमें ये लिस्ट हमारी एक्सपेंड कैसे हो सकती है? कोई भी एक्सपेंसेस जिसके आगे फैक्ट्री लिखा है वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? समझ में आया ट्रेडिंग अकाउंट? नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमें छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पे तो बता ही दिया कि कैरेज इनवर्ड्स एंड फ्रेट इनवर्ड्स लेना होता है, आउटवर्ड्स नहीं लेना होता, ठीक है ना, आउटवर्ड सेल्स के साथ होता है। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, that is generally given
आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। जनरली ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस ही गिवन होता है। तो जितने भी आउटसाइड ट्रायल बैलेंस की फिगर्स होती हैं वो हमेशा दो जगह आती हैं। तो एक तो हमने डाला ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे और एक हम डालते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। और अभी आगे हम और बहुत सारी आइटम्स के बारे में ऐसे पढ़ेंगे जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होंगी। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही होती हैं। तो वो सभी आइटम दो जगह आएंगी, बट उनकी बातें हम करेंगे बाद में। अभी फिलहाल हम सिर्फ एक आइटम की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमेशा नहीं बोलेंगे, जनरली आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है। बट इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है अंदर ही, तो उस केस में ओनली टू बी शोन इन बैलेंस शीट। तब सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ठीक है ना, नॉट टू बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। एक तो ये वाली बात क्लियर हो गई। दूसरी एक टर्म होती है एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस एक टर्म होती है। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अगर हमने एडजस्टेड परचेजेस लिख दिया तो ये हम ओपनिंग स्टॉक अलग से नहीं लिखेंगे, परचेजेस भी अलग से नहीं लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है कि सब हमने एडजस्ट कर दिया। समझ में आई? अगर लिखा है नेट एडजस्टेड परचेजेस तो समझ पा रहे हो क्या मतलब होगा? नेट एडजस्टेड परचेजेस का मतलब हो गया कि ये जो परचेजेस वाली फिगर है इसमें से रिटर्न भी हमने माइनस कर दिया। फिर से समझ लो, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब हुआ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस में कैश और क्रेडिट दोनों परचेजेस आ गई, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर नेट एडजस्टेड परचेजेस है तो इसका मतलब है कि हमने परचेजेस में से रिटर्न्स भी माइनस कर दिया, हमें रिटर्न्स को भी अलग से शो नहीं करना। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम एडजस्टेड परचेजेस को शो करते हैं। ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया? ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे अकाउंट बनाकर ही क्वेश्चंस आए। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज में या जो 3 मार्कर्स में आ जाते हैं इस चैप्टर में से, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इसी में से आता है, फिर एक 3 नंबर का भी आता है, एमसीक्यूज भी आते हैं। सब मिला के इस चैप्टर में से अराउंड 12 नंबर तक का पेपर आता है, 15 नंबर तक का भी आ सकता है। इसके अलावा जो सेकंड बड़ा चैप्टर हमारे पास है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 चैप्टर्स हैं और इन दोनों चैप्टर्स का यूज 12th में भी है। आगे आप जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे इन चैप्टर्स का यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। मतलब देखो, जर्नल तो बेसिक ही है, वो तो ABCD है, तो वो तो है ही है, लेकिन हम कहते हैं ना कोई कोई चैप्टर्स का यूज कितना हो रहा है आगे चल के। जहां पर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे जिस लेवल पे, उस लेवल से आपकी 12th की स्टार्टिंग होनी है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है आपको अकाउंट बनाने को ना आए
और आपको सिंपल एक स्टेटमेंट फॉर्म में वो बात कर ले। तो अब तुमने सबने लिखी है ना, अभी ये सबने लिखा है ना ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। देखो उसी फॉर्मेट से कुछ फॉर्मूले निकल कर आएंगे अभी। पहला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ही फिगर्स ले रही हूं। ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड के आइटम्स ले रही हूं मैं पहले। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझे? अब तुम अगर ट्रेडिंग अकाउंट पे नजर डालोगे तो डेबिट की सारी आइटम ऐड की है हमने डेबिट की सारी आइटम ऐड की है और क्रेडिट की क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव है तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। तो फॉर्मूले की फॉर्म में भी आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट हमारे पास है ही। नेट परचेजेस का मतलब क्या हुआ बताओ? हाँ, तो नेट परचेजेस का अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं? का फॉर्मूला ट्रेडिंग अकाउंट को देखो, क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज माइनस परचेजेस रिटर्न। परफेक्ट। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। What is the alternative name of purchase return? Return outwards. ठीक है, अब अगर मैं नेट सेल्स का फॉर्मूला पूछूं तो अब तो सब बता सकते हो। अब तो कोरस में आंसर आना चाहिए था यार। क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्या? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का ऑल्टरनेटिव नेम ठीक है। इसमें आपको अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1/6 ऑन सेल्स। ये शॉर्टकट याद है, बचपन में सिखाया था अकाउंटिंग इक्वेशन के समय, कि अगर वो 20% ऑन कॉस्ट है यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट हो गया, तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और 1/6 ऑन सेल्स कर देंगे। ये शॉर्टकट्स तुम्हारे यहाँ पर भी काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आए सारे पॉइंट्स? गॉट इट? चलो, वो पॉइंट है कि क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट closing stock is shown at market price or cost, whichever is lower. याद है क्लोजिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ये, कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी शोन एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट whichever is lower. ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.
एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।